नमस्कार मित्रों, त्रिनेत्र क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली 2-3 क्लासों के अंदर अपन एग्रीकल्चर की एक सीरीज शुरू की है अपन ने यूट्यूब पे। उसके अंदर अपन कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। उसके अपन ने एक टॉपिक उसका पढ़ लिया था, कौन सा, मृदा उर्वरता उत्पादकता। और दूसरा अपन ने एक टॉपिक अपन ने शुरू किया है, उसका नाम है सॉइल इरोजन एवं सॉइल कंजर्वेशन। तो आज सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर अपनी सेकंड क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन ने सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के टाइप्स देखे थे। और उसमें पहला टाइप्स अपन ने किसके द्वारा, जल द्वारा देख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे जल द्वारा जो आपके जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको रोकने के क्या क्या आप उपाय कर सकते हो, या जल क्षरण से होने वाले, या क्या लिख सकते हैं, जल द्वारा होने वाले क्षरण को कम करने के उपाय। तो आज क्या पढ़ेंगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है अपना, जल द्वारा होने वाला या जल द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को कम करने के उपाय। क्या क्या उपाय है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो जल द्वारा मृदा क्षरण हो रहा है उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। यानी देखो, अपने पहले क्या पढ़ा कि जल द्वारा क्षरण कितने प्रकार का होता है, वो था सॉइल इरोजन। अब अपन पढ़ रहे इसका मैनेजमेंट, इसको कम कैसे करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। तो ये टॉपिक इसका आ गया, ये आ गया कंजर्वेशन का। अब जल द्वारा मृदा क्षरण आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में अपने को देखना है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हो उपायों के अंदर, सबसे पहला वो आपका ये हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। गहरी जुताई करना। क्या करना, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना। अब आप बोल रहे हो सर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से क्या होगा, जब ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करोगे तो मृदा के नीचे जो आपकी एक जो कठोर परत बनी हुई होगी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिससे पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा और पानी मृदा का बहाव, जल का बहाव नहीं होगा। जब जल नहीं बहेगा तो क्या होगा, मृदा का कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा प्रोसेस, नंबर 2 पे आप कर सकते हो भू परिष्करण। क्या कर सकते हो, भू परिष्करण। अब भू परिष्करण क्या होता है, मृदा में की जाने वाली क्रिया जिससे क्या है, मृदा की संरचना बनी रहे और उसके बाद में मृदा की संरचना में सुधार करना, जिससे मृदा का कटाव क्या हो जाए, कम हो जाए। नंबर 3 पे अपन बात करें, नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे अपन कहते हैं पलवार। क्या कहते हैं, पलवार। ऐसे क्या कहते हैं, मल्चिंग। क्या कहते हैं, मल्चिंग। क्या कहेंगे इसे अपन, मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग। अब ये मल्चिंग क्या होता है, पलवार क्या होता है, इसके बारे में अपने को देखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने क्या प्रकार का होता है। देखो मल्चिंग का देखे नहीं, मृदा को ऊपर से ढकना। क्या करना, मृदा को ऊपर से क्या करना, ढक देना, क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, मृदा को ढकना। मृदा को ढकना क्या कहलाता है, मल्चिंग। अब देखो मल्चिंग में ढकने के लिए आप जिसका यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, उसके प्रकारों में आ जाएगा। जैसे कि आप किसका क्या यूज करोगे वो किस में आ जाएगा, मल्चिंग में आ जाएगा। जैसे कि मान लो आप मृदा को ढकने के लिए पॉलीथीन का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, पॉलीथीन का, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पॉलीथीन मल्च हो जाएगा। सारी बात समझे। तो मल्चिंग कितने प्रकार का, अलग अलग प्रकार का है। इसमें सबसे पहला कौन सा आपका, सबसे पहला है आपका पॉलीथीन मल्च। तो पहले आपको मैं ये बता दूं एक बार मल्च क्या होता है ना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे पॉलीथीन मल्च। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे कि मल्च क्या होता है। मल्च क्या होता है, यानी मल्च वह पदार्थ जो मृदा को ढकने के लिए
प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे जिससे मृदा का कटाव व मृदा में वाष्पीकरण, मृदा में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं? मल्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्च कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ, यानी आप मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मृदा को ढकना। अब मृदा को ढकने के लिए आप जिन पदार्थों का यूज करोगे उससे अपन क्या बोलेंगे? उससे अपन बोलते हैं मल्च। अब कौन कौन से पदार्थ का उपयोग कर सकते हो उसके आधार पर मल्चिंग के क्या हो जाएंगे? प्रकार हो जाएंगे। तो इसमें जो अपन पहला प्रकार देखें तो पहला कौन सा होता है? जिसे अपन कहते हैं पॉलीथीन मल्च। क्या कहते हैं? पॉलीथीन मल्च कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीथीन मल्च कहेंगे। क्या पॉलीथीन मल्च कैसे क्या काम आती है? यानी ढकने के लिए किसका यूज करेंगे? पॉलीथीन का यूज करेंगे। लेकिन अब कहां करते हैं, कौन सी ऋतु में करते हैं वो जरूरी है। तो पॉलीथीन मल्च भी दो प्रकार का, एक तो आप कब कर रहे हो? गर्मी में कर रहे हो। कब कर रहे हो? गर्मी में कर रहे हो। और एक आप कब कर रहे हो? आप कर रहे हो सर्दी में कर रहे हो या सर्दियों में कर रहे हो ना, गर्मियों में और सर्दियों में। अब जब आप सर्दियों में गर्मियों में करोगे तो गर्मियों में किस प्रकार की पॉलीथीन का यूज करते हैं? तो गर्मियों में हमेशा ध्यान रखना सफेद रंग की पॉलीथीन का यूज करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, एक तो होता है सफेद रंग, एक होता है काला रंग। तो सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर होता है, ये जितना भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है पूरे प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। यानी इसको क्या करता है? रिफ्लेक्टेड करता है, उसके अंदर प्रकाश नहीं आएगा। जब प्रकाश नहीं आएगा तो तापमान क्या होगा? कम। और वही अपन ब्लैक रंग की बात करें तो ब्लैक रंग होता है, वो क्या करेगा? जितना भी प्रकाश आ रहा है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जब वो अवशोषित करेगा तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। तो सर्दियों में वैसे ही तापमान कम होता है, अपने को तापमान बढ़ाना है। अब गर्मियों में तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, अपने को कम करना है। इसलिए किसका यूज करते हैं? सफेद रंग की पॉलीथीन का यूज करते हैं, ताकि वो क्या करे? जितना भी प्रकाश आ रहा है उस पूरे प्रकाश को वो क्या कर देता है? वो परावर्तित कर देता है। तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो दो बातें ध्यान में रखनी है। तो गर्मियों में किसका यूज करेंगे? कौन से रंग का? सफेद रंग की पॉलीथीन। कौन सी पॉलीथीन? सफेद रंग की पॉलीथीन। और गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में कौन सी हो जाएगी? काले रंग की पॉलीथीन। काले रंग की पॉलीथीन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब जब मृदा कवर की हुई रहेगी तो जब बारिश आएगी तो बारिश के पानी से मृदा का कटाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मृदा ढकी हुई है। पॉलीथीन पे पानी आएगा तो पानी बहकर साइड में चला जाएगा, तो मृदा क्या कटाव नहीं होगा। ये आपका कौन सा है? ये आपका है आपका पॉलीथीन मल्च। अगली बात करें, जैसे कि मान लो अगला आपका आ जाए जैसे कि लकड़ी मल्च। कौन सा आ जाएगा? लकड़ी मल्च। इसमें क्या करते हैं? कपास के तनों का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 2 पे कौन सा मल्च हो जाएगा? बी पे। तो बी पे आपका हो जाएगा कौन सा? लकड़ी मल्च। कौन सा मल्च? लकड़ी मल्च। अब देखो, मल्च का मतलब है ढकना। किससे ढकना है? लकड़ी से। तो इसमें किसका यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, कपास के तनों का उपयोग करना। क्या करना? कपास के तनों का उपयोग करना। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया लकड़ी मल्च। कौन सा हो गया? लकड़ी मल्च। क्या क्लियर है? उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा? स्ट्रो मल्च। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रो मल्च, जिसे अपन क्या कहते हैं? चारा मल्च भी कहते हैं। तो नंबर सी पे अपना कौन सा हो जाएगा? नंबर सी पे हो जाएगा स्ट्रो मल्च, जिसे अपन क्या कहते हैं? चारा। यानी जो चारा होता है उससे क्या करना है? उससे क्या कर उसको क्या ढक दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? गेहूं और जौ के भूसे का उपयोग करते हैं। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे? गेहूं व जौ के भूसे का
उपयोग किसका करेंगे? गेहूं और जौ के भूसे का उपयोग करेंगे। किसके अंदर? आपके स्ट्रोमल्स के अंदर। क्या क्लियर है? उसके बाद अगला कौन सा आपका आ जाएगा? अगला आ जाएगा आपका वर्टिकल मल्च आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नंबर सी पे, डी पे बात करें तो डी पे आपका हो जाएगा कौन सा? वर्टिकल मल्च। और वर्टिकल मल्च में क्या करते हैं? जो आपकी जो खड़ी फसलें होती है और फसलों के जो अवशेष और मिट्टी को क्या कर जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? फसलों के अवशेष और मिट्टी का उपयोग। तो लिख सकते हैं फसल अवशेष व मिट्टी का उपयोग। क्या क्लियर है? तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं जल द्वारा जो मृदा क्षरण होता है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो अपने 3-4 उपाय देखे। पहला कौन सा देखा? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। अब इस गहरी जुताई करने से क्या होगी? ये जो कठोर परत है वो कठोर परत टूट जाएगी। कठोर परत टूट जाती है, टूट जाती है। तो टूट जाएगी तो पानी का आप जाएगा अंदर जाएगा, बाहर बह के चला नहीं जाएगा। उसके बाद है भू परिष्करण। उसके बाद नंबर 3 पे क्या किया? मल्चिंग या पलवार, मृदा को ढकना। और जिस पदार्थ का ढकने के लिए यूज करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? मल्च। और उसके बाद जो पॉलीथीन मल्च और लकड़ी मल्च। और उसके बाद कौन सा अपन ने? स्ट्रो मल्च और वर्टिकल मल्च देखा। उसके बाद अपन कुछ और इसके इंपोर्टेंस के बारे में बात करें। इंपोर्टेंस क्या मतलब? इसके उपायों के बारे में बात करें तो और उपाय जैसे कि एक आपका आ जाएगा नंबर 4 पे, नंबर 4 ही था, हाँ नंबर 4, नंबर 4 पे आ जाएगा, वो आ जाएगा फसल चक्र। क्या आ जाएगा? फसल चक्र। यानी एक आप जब अच्छा फसल चक्र अपनाते हो तो उसमें क्या हो? जैसे कि फसल चक्र का मतलब क्या होता है? पहले मान लो अदलनी फसल ली है तो उसके बाद आप दलहनी फसल लो। कम गहरी जड़ों वाली फसल ली है जिसकी जड़ें क्या होती है? ऊपर वाली होती है, तो उसके बाद गहरी जड़ों वाली फसलों की बुआई करो। अब ऐसा में क्यों करो? तो दलहनी फसलें होती यानी शीघ्रता से क्या होता है? फैल जाती है और उनकी जड़ें जमीन में ही रहती है। तो मृदा को क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे। जब मृदा को पकड़ के रखते हैं तो मृदा का जल के साथ जो कटाव होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? फसल चक्र हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पट्टियों में फसल बोना, यानी एकदम कतारों में फसल को बोना। तो नंबर 5 पे क्या हो जाएगा? पट्टियों में फसल बोना। ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 6 पे आप क्या है? वो है कंटूर खेती या फार्मिंग। क्या बोल सकते हैं? कंटूर खेती या कंटूर फार्मिंग। अब ये कंटूर खेती या कंटूर फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में बात करें ना। कंटूर का मतलब जहां पर आपका पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या है? ढलान है। अब जब मान लो पहाड़ी क्षेत्र ये पूरी आपको जैसे कि ढलान दिख रही है तो सीधी सी बात, जब बारिश का पानी यहां पर आएगा तो बहकर कहां चला जाएगा? नीचे जाएगा। तो जब पानी बहकर नीचे चला जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जा रहा है? मृदा को लेके जा रहा है। तो सीधी सी बात है मृदा का कटाव हो रहा है। जब मृदा का कटाव हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे? तो इसमें क्या करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अब सीढ़ी नुमा खेती कैसे? देखो, जैसे कि सपोज करो आपकी ढलान है ना, माना ढलान है, तो इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार के युग ऐसे क्या कर देंगे? मिट्टी एक ऐसी सीढ़ियां बना देंगे। अब इसमें क्या होगा? जैसे कि मान लो बारिश का पानी है तो पहले ये भरेगा, उसके बाद में पानी यहां जाएगा। यानी एक तो पानी का जो वेग हो गया वो कम हो गया। जब पानी का वेग कम हो गया है तो मृदा का कटाव भी क्या होगा? कम होगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। और जो कंटूर खेती है ये वहां करते हैं जहां पर कहीं 6% जहां पर ढलान होती है उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कहां पर? 6% तक ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। कितने प्रतिशत? 6%, सॉरी, ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? कि 6% ढलान वाले क्षेत्रों में क्या की जाती है? ये अपनाई जाती है। क्लियर है? उसके बाद में इसमें एक और होता है आपका, जैसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? बेंच टेरेसिंग। क्या कहते हैं? बेंच टेरेसिंग। एक और नंबर 7 पे अपन कर सकते हैं, सॉरी, बेंच टेरेसिंग। कौन सा टेरेसिंग? बेंच टेरेसिंग। अब बेंच टेरेसिंग कहां पे अपनाया जाएगा? जहां पर ढलान आपकी कितनी होती है? 16 से 33% ढलान होती है, उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कितना? 16 से 33%
16 से 33% ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। क्या क्लियर है? कहाँ अपनाई जाएगी? जहां पर ढलान कितनी होती है आपके 16 से 33% होती है, वहां पर कौन सी अपनाई जाती है? आपकी कौन सी? बेंच टेरेसिंग। उसके बाद में एक और होता है जिसे अपन कहते हैं जिंक टेरेसिंग। क्या कहते हैं? जिंक टेरेसिंग। जहां पर ढलान कितनी होती है? 2 से 10% होती है, वहां पर कौन सी कहते हैं? जिंक टेरेसिंग करते हैं। तो नेक्स्ट अपन 7 पे नंबर 8 पे लिख सकते हैं, उसे अपन कहते हैं जिंक टेरेसिंग। जिंक टेरेसिंग। अब ये जहां पर ढलान कितनी हो? ढलान 2 से 10% हो, उन क्षेत्रों में क्या अपनाई जाती है? जिंक टेरेसिंग अपनाई जाती है। उसके बाद में एक जैसे अपन कह सकते हैं पट्टीदार खेती। कौन सी खेती? पट्टीदार खेती। वो तो अपने तरह ठीक है, अपने बता दिया पट्टीदार वाले ना, पट्टियों में फसल, इसे क्या कहते हैं? पट्टीदार खेती भी कह सकते हो आप, पट्टीदार खेती। उसके बाद में जो नंबर 9 पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कवर फसल। कौन सी फसल? जिसको अपन कहते हैं कवर क्रॉप। अब ये कवर क्रॉप क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करें। कवर फसलों को उगाना है, कवर फसल उगाना। अब कवर फसलों के रूप में अपन दलहनी फसलों का यूज करते हैं। किस कौन सी फसलों का यूज करते हैं? दलहनी फसलों का यूज करते हैं, जो क्या करती है? मृदा क्षरण को क्या करती है? कम करती है, नहीं बहुत जल्दी फैल जाती है। इनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो क्या होती है? जल्दी होती है। और जिसके कारण क्या होगा? मृदा को पकड़ के रखेंगे। जब मृदा को पकड़ के रखते हैं तो मृदा का कटाव क्या होगा? कम होगा। तो कवर फसलों को उगाना, इसमें अपन किसकी बात करें? दलहनी फसलें मृदा क्षरण को कम करती है। इनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, जिससे यह मृदा को ढक या कवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे मृदा का कटाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके अंदर अपने फसलों की बात करें तो कौन आ जाएगा? मूंग आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, लोबिया आ जाएगा और सोयाबीन आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें कवर क्रॉपों के रूप में एग्जाम्पल, तो कौन सी आ जाएगी? मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया। लोबिया को चौला भी कहते हैं, काउपी भी कहते हैं, ध्यान रखना ये। और आदि दलहनी फसलें मेन यही होगी आपकी। कौन सी? मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया। तो नंबर 9 पे अपना कौन सा है? नंबर 9 पे आपका हो गया कवर क्रॉप। उसके बाद नंबर 10 पे बात करें तो नंबर 10 पे आपका आ जाएगा रासायनिक पदार्थ। कौन से आ जाएंगे? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक पदार्थ नहीं, केमिकल्स का क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे, जिससे भी क्या हो सकता है कि जो जल द्वारा मृदा क्षरण होता है उसको आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। इसके अंदर आप किसका उपयोग करते हो? इसके अंदर आप तो एक बिटुमिन का उपयोग कर सकते हो और एक आप कर सकते हो किसका? एसिटाइल एल्कोहल का। तो रासायनिक पदार्थ में किस किस का यूज करोगे? तो एक तो आपका आ गया बिटुमिन और एक आपका आ गया एसिटाइल एल्कोहल। कौन सा आ गया? एसिटाइल एल्कोहल। कौन सा आ गया? एसिटाइल एल्कोहल। तो ये क्या करते हैं? ये मृदा में किसका निर्माण करेंगे? ढेलों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ढेलों का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगा? मृदा कटाव क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना।
जिससे मृदा कटाव क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है, देखो तो रासायनिक पदार्थ का मतलब कौन सा, बिटुमिन और एसिटाइल अल्कोहल का प्रयोग करेंगे, जो क्या करते हैं, मृदा में ढेलों का निर्माण करते हैं। जब मृदा में ढेलों का निर्माण हो गया तो क्या होगा, जब ढेले बने मृदा के, जो ढेलों का मतलब क्या होता है, मृदा के कणों का समुच्चय, यानी गुच्छा बन गया, समुच्चय बन गया। और समुच्चय क्या भारी होगा तो मृदा का क्या होगा, कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि मृदा के कणों के समुच्चय को अपन क्या कहते हैं, ढेले कहते हैं। तो एक बात सुनना, क्या लिखा, मृदा के कणों का समुच्चय, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं ढेले। क्या कहते हैं, ढेले। यानी जो ढेले का मतलब है जो कठोर होता है, जिसको आप फेंक के भी किसी के मारते हो ना, वो होते हैं ढेले, ढक्कन वाला, और ये ढेले। अब ये जो ढेले होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक, कौन से होते हैं, प्राकृतिक, और एक कौन से होते हैं, कृत्रिम होते हैं। यानी एक तो नेचुरली बन जाते हैं और एक किसी क्रिया, यानी एग्रीकल्चर की किसी भी क्रिया से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम। जो प्राकृतिक ढेले होते हैं उसे क्या कहते हैं, और जो कृत्रिम ढेले होते हैं इसे क्या कहते हैं, ये आपका एक प्रश्न रहेगा। तो जो भी देख रहा है आप एक बार कमेंट करके बताना कि सर प्राकृतिक ढेले को ये कहते हैं और कृत्रिम ढेले को ये कहते हैं, एक बार कमेंट्स करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया कि जल द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को कम करने के उपाय। सबसे पहले यानी पिछली क्लास के अंदर अपन ने मृदा क्षरण के बारे में देखा, जो किसके द्वारा हो रहा था, जल द्वारा हो रहा था। आज अपन ने क्या देखा कि जल द्वारा जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो अपन इन उपायों के बारे में बात की, और उसके बाद में अपन जो अगले क्षरण की ओर जाएंगे, और वो कौन सा होगा, वो आपका होगा, यानी प्राकृतिक क्षरण पढ़ रहे, प्राकृतिक क्षरण में अपन ने जल पढ़ लिया, तो नंबर 2 पे अपन कौन सा पढ़ेंगे, नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे वायु क्षरण। कौन सा पढ़ेंगे, वायु क्षरण। किसके द्वारा हो रहा है, वायु द्वारा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, वायु द्वारा मृदा के कणों को, वायु द्वारा मृदा के कणों को अपने स्थान से हटाना। वायु द्वारा मृदा के कणों को क्या करना, अपने स्थान से हटाना, इसे अपन क्या कहते हैं, वायु क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु क्षरण कहते हैं। और वायु क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो वायु क्षरण आपके 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो आपका निलंबन हो गया, दूसरा आपका उच्छलन हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, आपका सतह सर्पण हो गया। कौन सा हो गया, सतह सर्पण। और जो वायु क्षरण होता है सर्वाधिक कहां पे होगा, ये आपके शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। कहां पर होगा सर्वाधिक, ये होगा शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, ये क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्या क्लियर है, कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक होगा, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि जहां पर शुष्क है, अर्ध शुष्क है, तो वहां पर क्या होगी, वनस्पति क्या होगी, सॉरी वनस्पति क्या होगी, सॉरी वनपति हो गया, वनस्पति आएगा, वनस्पति। वहां पर वनस्पति क्या होगी, कम होगी। जब वनस्पति कम होगी तो मृदा क्या है, खुली पड़ी है, और खुली पड़ी जब तेज हवा आएगी तो अपने साथ बहा कर क्या हो जाएगी, लेकर चली जाएगी। और ये सर्वाधिक कहां पर होता है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। तो क्या लिखेंगे, राजस्थान में, और वो भी कौन से, आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वायु क्षरण उत्तर और पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तर पश्चिम में क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें, ये मान लो अपना इधर वाला क्या है, एक राजस्थान है ना, समझो, सॉरी एक मिनट बनाते अच्छा सा आपका राजस्थान इधर से, है ना।
मान लो ये आपका एक राजस्थान है, तो ये जो आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर, ये कौन सी हो गई, दक्षिण, इधर वाली कौन सी हो गई, पूर्व, तो इधर वाली कौन सी हो गई, पश्चिम। अब देखो यहां पर आपका कौन सा आता है, जैसलमेर, इधर कौन सा आता है, बाड़मेर, इधर कौन सा आता है, बीकानेर। तो ये जो पूरा एरिया है, जो ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान तो एकदम पूरा इसमें दोहरे ही दोहरे हैं, पूरा क्या है, डेजर्ट है, थार का मरुस्थल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहते हैं। और यहां पर थार के मरुस्थल में वनस्पति बहुत ही कम होती है, और जब इधर से क्या तेज हवा से क्या चलती है, इधर से क्या चलती है, इसमें लू चलती है। क्या चलती है, लू। तो लू के साथ में तो यहाँ की जो मिट्टी होती है क्या हो जाती है, उड़कर चली जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मृदाक्षरण कहते हैं। और जो मृदाक्षरण होती है इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3। तो अपन बात करेंगे कि वायु मृदा द्वारा, सॉरी वायु द्वारा मृदाक्षरण की अवस्था है। क्या लिखेंगे अपन, वायु द्वारा मृदा क्षरण की अवस्था, वायु द्वारा मृदा क्षरण की अवस्था। अब ये जो वायु द्वारा जो मृदा क्षरण है, इसकी कौन कौन सी अवस्था ऊपर एक बार कट रहा है ना, ओके। वायु द्वारा मृदा क्षरण की अवस्था है। तो वायु द्वारा जो मृदा क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार कौन कौन से अपन एक बार लिख लेते हैं। तो जो पहला प्रकार है आपका वो है निलंबन। कौन सा है, निलंबन। दूसरा है वो है आपका उच्छलन। कौन सा है, उच्छलन। और तीसरा है उसको कहते हैं सतह सर्पण। क्या कहते हैं, सतह सर्पण, या इसी को बोलते हैं रगड़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रगड़न बोलते हैं। ध्यान रखना ये अपने कितने प्रकार हो गए, इसके 3 प्रकार हो गए, या फिर 3 अवस्थाएं हो गई। 1 मिनट है ना, चलो कितनी अवस्थाएं हो गई, ये 3 अवस्थाएं हो गई। वायु द्वारा जल क्षरण की कितनी अवस्थाएं हो गई, 3 अवस्थाएं हो गई। तो पहली कौन सी आपकी, निलंबन। दूसरी कौन सी है, उच्छलन। और तीसरी कौन सी है, सतह सर्पण या रगड़न। तो इनके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे कि तीनों कैसे, क्या तीनों से किस प्रकार होता है। अब देखो सबसे पहला कौन सा है, निलंबन। निलंबन के अंदर मृदा के कण बहुत जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण का मतलब है जिनका आकार 0.1 mm से कम होता है, वो बात यानी कुछ दूरी पर ऊपर चले जाते हैं, हवा के साथ में क्या जाते हैं, उड़ जाते हैं। और इससे जो होता है वो क्या होता है, 3 से कितना होता है, 4% होता है। तो क्या लिखेंगे, इस क्रिया में मृदा के कौन से, मृदा के छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm से भी क्या होता है, कम होता है। तो क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलो इसमें मृदा के छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm से, जिनका व्यास 0.1 mm से कम होता है, वे कम होता है, वे हवा के साथ उड़ जाते हैं। वे हवा के साथ में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के अपन क्या कहते हैं, नहीं जैसे कि देखा होगा जब बारिश वगैरह आती है, जब आंधी वगैरह आती है, तो आसमान देखना एकदम पूरा सा मटमेला सा धूल टाइप हो जाएगा। यानी बहुत ही बारीक छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर चले जाते हैं, और फिर उनको वापस नीचे आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। और भार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, भार की दृष्टि से ये 3 से 4% होता है। कितना होता है, 3 से 4%। क्या लिख सकते हैं अपन, भार की दृष्टि से 3 से 4% तक क्या होता है, क्षरण होता है। तो
आपको प्रश्न पूछ ले कि निलंबन द्वारा मृदा का क्षरण कितना होता है वो 3 से 4% होता है। अगला कौन सा है? उच्छलन। यानी ये जो क्या होते हैं, जब हवा का दबाव सीधा कणों पर पड़ता है और जिनका व्यास कितना होता है 0.1 से 0.5 mm तक होता है, तो वे कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यानी यहां से उड़े और इधर जाके गिर गए, इसे क्या कहते हैं, उछले नहीं, उछल के जाते, कूद के जाते हैं। यानी यहां से उड़े यहां गिर गए, यहां से उड़े यहां गिर गए, यहां से उड़े यहां गिर गए, इसे अपन क्या कहते हैं, उछलन कहते हैं। और इनके कणों का आकार कितना होता है, कणों का आकार कितना होता है 0.1 mm से 0.5 mm। क्या क्लियर है? तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो क्या लिखेंगे, इसमें मृदा कणों का व्यास, मृदा कणों का व्यास 0.1 mm से 0.5 mm तक होता है जब इन कणों पर हवा का दबाव पड़ता है, तो यह एक स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्या क्लियर है? तो ये आपका कौन सा हो गया, उछलन हो गया। उछलन में क्या होंगे, जो मृदा के जो कण होंगे जिनका व्यास कितना होगा 0.1 से 0.5 mm, वो क्या होंगे, हवा के साथ में क्या होते, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी जब आंधी वगैरह आती है और आप चलते हो, जो मृदा के कण आपके चेहरे पे टकराते हैं, तो वो कण कौन से होते हैं, उछलन होते हैं। कौन से होते हैं, उछलन प्रकार के क्या होते हैं, कण होते हैं। अब ये भार की दृष्टि से, किसकी बात करें, कि भार की दृष्टि से ये कितना होता है, तो ये होता है 50 से 70%। कितना होता है, 50 से 70%। क्या लिखेंगे, भार की दृष्टि से कितना होगा, ये 50 से 70%। उसके बाद में इसकी जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है, ध्यान रहे, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि वायु क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था, वायु क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था, ध्यान रखना। पहली बात तो सर्वाधिक किससे द्वारा होता है, तो सर्वाधिक भी आपका किससे हो रहा है, उछलन से हो रहा है। किससे हो रहा है, उछलन से। उसके बाद आपको पूछ ले कि वायु द्वारा मृदा क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, तो वायु द्वारा मृदा क्षरण की भी हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, आपकी होती है उछलन। कौन सी होती है, उछलन। अपन ने जल द्वारा देखा, तो जल द्वारा जो मृदा क्षरण की जो सबसे हानिकारक अवस्था थी वो कौन सी थी, अवनालिका। कौन सी थी, अवनालिका। और कृषि की दृष्टि से अपन ने देखी थी वो कौन सी थी, परत थी। लेकिन वायु के अंदर बात करें तो वायु के अंदर आपको भले कृषि की दृष्टि से पूछ ले और भले आपको आपको बहुत भौगोलिक दृष्टि से पूछ ले, वो कौन सी होगी, आपकी उछलन। कौन सी होगी, उछलन। और उसके बाद अपन बात करें कि अगली कौन सी, आपकी सतह सर्पण या रगड़न। यानी इसके अंदर आपके ऐसे कण आएंगे जो उनका व्यास क्या होगा, ज्यादा होगा, जिनका आकार थोड़ा बड़ा होगा, तो हवा के साथ में उड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो लुढ़क के रगड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं सतह सर्पण या रगड़न। तो क्या लिखेंगे, इसमें मृदा कणों का व्यास, इसमें मृदा कणों का व्यास 0.5 mm से 3 mm तक होता है। और मृदा के कण रगड़ कर चलते हैं या रगड़ कर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्या क्लियर है? कहाँ चले जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे? ये चले जाएंगे। क्लियर? और भार की दृष्टि से आपको पूछे कि भार की दृष्टि से कितना होता है, तो आपको प्रश्न पूछ ले भार की दृष्टि से ये कितना होता है? 7 से 25% होता है। कितना होता है? 7 से 25% होता है। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है वायु क्षरण की क्या है? अवस्थाएं। वायु क्षरण कितनी अवस्थाएं हैं? वायु क्षरण की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं होती है इनकी? 3। कौन कौन सी? पहले कौन सी है? निलंबन। दूसरी कौन सी है? उछलन। तीसरी कौन सी है? आपकी सतह सर्पण। निलंबन की बात करें अपन, जिनका कण क्या आकार क्या होगा? बहुत ही छोटा, हवा के साथ में ऊपर चले जाते हैं, जो बहुत लंबे समय बाद नीचे आते हैं। उछलन का मतलब क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उछलन कहते हैं। और कितना होगा इनमें? लगभग 50 से 70%। और सर्वाधिक इसी से होता है आपका वायु क्षरण, ध्यान रख लेना। उसके बाद अपन बात करें किसके बाद? सतह सर्पण। तो जिनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, वही इसी के द्वारा क्या होता है? इसके अंदर होता है, सतह सर्पण के अंदर। क्या क्लियर है? अब यहां पर देखो, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपकी सोइल है, अब इधर से मान लो तेज हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। अब ऐसे कण जिनका आकार क्या है? बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा। वो तो कहां चले जाएंगे? बहुत ऊपर चले जाएंगे। हवा के साथ में कहां चले जाएंगे? ऊपर। अब जब इतने ऊपर जाएंगे तो इनको आने में, नीचे आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? उछल, सॉरी, इनको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? निलंबन। उसके बाद में कुछ कण ऐसे होते हैं, कुछ कण ऐसे होंगे जो मृदा के साथ, सॉरी, हवा के साथ में, जैसे कि मान लो यहां से उड़े, ये कण यहां से इधर आए, यहां गिर गए, फिर यहां से उड़कर यहां गिर गए, यहां से उड़कर यहां आ गए। तो ये से जो उड़कर चले जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन उछलन। क्या बोलते हैं? उछलन बोलते हैं। क्या क्लियर है? और उसके बाद में कुछ बड़े कण होते हैं। बड़े कण कैसे? जैसे कि मान लो ये वाले, जैसे कि ऐसे इस प्रकार के कण होते हैं ये। अब ये कण क्या होते हैं? हवा के साथ में उड़ते तो नहीं है, लेकिन रगड़ रगड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं? ये चले जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? तो इस प्रकार को अपन कहते हैं, इसे अपन कहते हैं सतह सर्पण। क्या कहते हैं? सतह सर्पण। तुमने तीनों एक साथ बता दिया कि जब आपके मृदा के कण बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तो इन कणों का आकार पूछे तो कितना था? अभी आपको बताया था इन कणों का आकार कितना है आपके, कि 0.1 mm से कम। कितना होता है? 0.1 mm से कम। उसके बाद जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर यहां से इधर और यहां से इधर, से अपन क्या कहते हैं? उछलन कहते हैं। और इनका आकार कितना था? तो इनका आकार आपके 0.1 से 0.5 mm, 0.1 से 0.5 mm। और ये कितना होगा? लगभग आपका 50 से 70%। और ये कितना था? ये आपके 3 से 4%। उसके बाद सतह सर्पण की बात करें, इसमें कणों का जो आकार होता है वो होता है आपके 0.5 से कितने mm? 3 mm। और यहां से जो होता है वो कितना होता है आपका? 7 से 25%। तो आपके सामने पड़ा ये सर्वाधिक है। इसलिए आपको प्रश्न पूछ ले कि वायु द्वारा मृदा क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? उछलन होती है। कौन सी होती है? उछलन। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने देखा, क्या पढ़ा? वायु क्षरण के प्रकार पढ़े और जल द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के उपाय पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो आपके वायु द्वारा जो मृदा क्षरण है, इसको रोकने के अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए इसी क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।